यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आकिब आया हुआ है आज क्लास में भाई, वाह जी वाह। अशर है, हैदर है, शाहिद नवाज है, मिर्जा कसीम, उमर, इजाज। जो बच्चे नहीं आ रहे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही वो क्यों इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड हो गया हुआ बच्चों का। आपकी 40-45 की स्टूडेंट्स की क्लास में से 4-5 बच्चे सिर्फ रेगुलर हैं। अच्छा जी, आपने महबूब आपने कुछ रिकॉर्डिंग के हवाले से करना तो करना। अरे महबूब भाई, क्या हाल चाल? ग्यारह GB स्पेस है सर। 11 GB। 11 GB है स्पेस? हाँ जी। तो फिर ये क्यों कह रहा था कि डिस्क में नहीं है, बंद कर दिया? क्या रोला? दोबारा करके देखते हैं। यार ये तो बंद कर दो यार। GB स्पेस है सर, इतनी देर में। अभी वो मैसेज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ओके 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 ओके। Okay, 5 and we are here. अच्छा, कल कुछ रोला ये हो गया था कि हम जो काम करना चाह रहे थे वो मजे से कर नहीं पा रहे थे। कैश फ्लो तो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा पहले जो कल हम बात कर रहे थे वो मुझे एक तिश्ना रह गई ये बात। आपने सवाल किया था लेकिन मैं उसका जवाब आपको नहीं दे सका था, सिर्फ इस वजह से कि हमारा कंप्यूटर जो है वो साथ नहीं दे रहा था। और बेटे क्या था आपका? कैपिटल मेंटेनेंस का था क्वेश्चन अशर? यस सर। उसको देख लो, क्या आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस वक्त हम कर रहे थे। Where is that? Oh yes, this is the question. Am I right? ये वाला क्वेश्चन था बेटा? यस सर। ओके, मैं इसको यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑल राइट बेटा जी, अब देखिएगा इसके अंदर वो क्या कर रहा है। आपको मैंने एक बात फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के रेफरेंस में जो बताई थी, वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ये वाली बात है कि आपने एक बिजनेस शुरू किया विद ओपनिंग कैपिटल। इसके मुताबिक उसने कहा था कि जी आपने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपीज से, और रुपीज 10,000, ठीक है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल बाय द एंड ऑफ द ईयर है
क्लोजिंग कैपिटल आपके पास, उसने कहा कि आपके पास 14,000 का ओनर्स इक्विटी 14,000। अब ये 14,000 किस तरह से बना, उसने एक ही ट्रांजैक्शन आपके सामने रखी। वो क्या कि आपने इस 10,000, अब जरा इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखते जाएगा, मैं इसी एक क्वेश्चन के सीक्वेंस में आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि आपने उस 10,000 का जो कैपिटल था उससे आपने इन्वेंट्री बाय की। सबसे पहले क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। आपके पास 10,000 से कैश रिसोर्सेज आए, आपने उन कैश रिसोर्सेज से इन्वेंट्री बाय की, इन्वेंट्री डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इन्वेंट्री आपका एसेट बन गई और उसके बाद वो एसेट्स जो है कंज्यूम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। देखते जाएगा फ्लो क्या चल रहा है। और वो जो बिका, कितने का बिका? कैश या अकाउंट्स रिसीवेबल व्हाटसोएवर, डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 14,000 रुपीज का वो बिका। अब जरा इसकी आप बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो इसकी बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आता है कि आपके पास कैश का जो डेबिट है, ये वाला कैश का डेबिट, वो इस कैश के क्रेडिट के साथ खत्म हो गया। जरा बड़ी हाजिर दिमागी के साथ इसको समझते जाइएगा। और ये इन्वेंट्री का जो डेबिट है, ये इस इन्वेंट्री के क्रेडिट के साथ खत्म हो गया। और अल्टीमेटली अब आपके पास जो अकाउंटिंग हेड्स मौजूद हैं, एक कैपिटल का अकाउंटिंग हेड आपके पास मौजूद है, एक इन्वेंट्री का अकाउंटिंग हेड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंटिंग हेड आपके पास मौजूद है, एक कैश का अकाउंटिंग हेड आपके पास मौजूद है और एक सेल्स का अकाउंटिंग हेड आपके पास मौजूद है। आपने इसकी मदद से फौरी तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 14,000 की आपकी सेल्स हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 10,000 की हैं, which are leaving a net profit of 4,000 and you know very well कि वो 4,000 का जो नेट प्रॉफिट है वो आपके ओनर्स इक्विटी में शामिल किया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा, ये वाला पार्ट। आपके पास सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट आपने शामिल किया अपनी कैपिटल में। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा? बेटे, assuming there are zero operating expenses, there are zero in other incomes, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन पे बेस्ड आपको आगे लेके चल रहा है। ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है। मेरी बात को फॉलो किया आपने? यस वो सर। आप समझा रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको पूरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं डिस्कस कर रहा। आप तो ये भी फिर कहेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास ऑफिस बिल्डिंग नहीं है और आप ये सेल परचेज कर रहे हैं, आपको फिर ऑफिस बिल्डिंग का रेंट भी इधर शो करना चाहिए। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर बिजली का बिल कहाँ गया, उसके बगैर कैसे बिजनेस होगा, सेल्स स्टाफ की सैलरीज कहाँ गई, उसके बगैर कैसे बिजनेस होगा, वगैरह वगैरह। तो वो जस्ट एज्यूम कर रहा है आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस समझाने के लिए कि एक ट्रांजैक्शन है 10,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा आपका कैपिटल में ऐड हो गया, तो आपके पास ओनर्स इक्विटी जो है वो 14,000 की ओनर्स इक्विटी नजर आती है। ठीक है, और ये जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है या अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास 14,000 के पड़े हुए हैं, ये आपके एसेट्स में, नेट एसेट्स में। इसको नेट एसेट्स वो इसलिए कह रहा है कि लायबिलिटीज अज्यूम कर रहा है कि इसमें से माइनस होंगी, लेकिन आप इसको नेट एसेट ना कहें,
आप इसको यूं कह दें कि जी आपके एसेट्स हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स और कैश व्हाट्सएवर इज 14,000। तो अब देखें आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट में हर एक आइटम जस्टिफाई हो जाती है कि किस तरह से ये डेबिट एंड क्रेडिट चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसको आपने देखना और मुझे आपने जब कहना है कि सर समझ आ गई तब मैं उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा इन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए। अशर यस सर, आ गई है समझ। और बाकी के बच्चे जो बैठे हुए हैं, क्यों भाई? मिर्जा कसीम, शाहिद, हैदर, और आज तो शहजादा शुएब भी आया हुआ है, उमर एजाज, आकिब, हैदर। समझ आ गई इस पॉइंट की? सर ये ये रियल टर्म्स और मनी टर्म्स क्या है? मेरी जान अभी मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ मैंने यहाँ पे बताया कि समझ आ गई है, ठीक है? सर अभी ये तो क्लियर है। हाँ, तो बस ये समझ आ गई है, तब आगे चलते हैं, ठीक है? उसके बाद बात वो करता है जनरल इन्फ्लेशन की। जनरल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी की बात करता है कि आपकी इकोनॉमी में एक जनरल इन्फ्लेशन होगी। उर्दू में इसको कहते हैं महंगाई, ठीक है? आपकी पूरे मुल्क में महंगाई की रेशो क्या है, जनरल इन्फ्लेशन क्या है? वो कहता है हम फर्ज कर लेते हैं कि जी वो महंगाई की रेशो जो है वो 5% है, ओके? कहता है कि अगर पूरे मुल्क में महंगाई की रेशो 5% है तो इसका मतलब है कि जो हमने सामान खरीदा था 10,000 रुपए का आज से 1 साल पहले या ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पे वो सामान अगर हम खरीदते तो वो 10,000 का ना खरीदा जाता बल्कि 10,000 पे 5% इसमें शामिल करते तो वो 500 ज्यादा का खरीदा जाता, ठीक है? इन अ वे 10,000 को 1.05 आप कर दें तो 10,500 का वो सामान खरीदा जाता। पहले इस पॉइंट पे आप बताएं समझ आती है कि नहीं आती समझ? नो सर, सर इन्फ्लेशन होगी तो पहले सस्ता खरीदा जाता, अब महंगा खरीदा जा रहा है अगर इन्फ्लेशन हुई है तो। तो भी महंगी होगी ना, 10,500 महंगा हुआ कि नहीं? यस सर, महंगा हुआ है। अब हाँ, तो महंगा हुआ है ना, पहले तो सस्ता था। बेटे मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, नाव। ओके ओके सर, मैं नाव की फिर बात कर ठीक। रहा हूँ कि वो सामान जो आपने साल पहले 10,000 का खरीदा था अब वो 10,500 का खरीदा जाएगा, ठीक है? ये बात है ओके सर। जनरल इन्फ्लेशन की। अगर जनरल इन्फ्लेशन को आप देखते हैं तो जनरल इन्फ्लेशन का मतलब है कि पूरी मार्केट की इन्फ्लेशन क्या अफेक्ट रखती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर। पूरी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन वो 5% रेट है। तो अब जो पॉइंट समझने का है वो आता है अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। अमाउंट available, amount of profits available for owners, drawings or distribution। ये है वो पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की, तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आपके पास 4,000 सारा का सारा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। इस बात को मानते हो? क्योंकि यस उस सर।
फाइनेंशियल के Yes, अंदर sir. हम वो किसी तौर की इन्फ्लेशन वगैरह को, महंगाई को कंसिडर नहीं करते। हम उसकी नॉमिनल अमाउंट को देखते हैं, जो नॉमिनल नज़र आ रही है अमाउंट, उसको देखते हैं कि नॉमिनल टर्म्स में वो अमाउंट क्या है और नॉमिनल टर्म्स में कितनी अमाउंट जो है वो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कहता है जी 4000 है। तो वो कहता है अगर 4000 इसमें से ड्राइंग्स हो जाएं तो रिमेनिंग क्या बचेगा कैपिटल। आप कहते हैं कि रिमेनिंग कैपिटल जो होगा आफ्टर दिस ड्राइंग्स 10,000 होगा। 10,000. तो आप कहते हैं कि ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में ये मेंटेन है, जितना ओपनिंग है उतना क्लोजिंग आ गया, मेंटेन्ड है। ठीक है। जबकि आप अगर जनरल इन्फ्लेशन में है तो आप कहते हैं कि जी आपने, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था आपका ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपका 14,000 है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपके 10,000 की सकत या पावर या वैल्यू ऑफ मनी जो एक साल पहले 10,000 थी, आज उसकी वैल्यू जो है वो 10,500 रहती है। ये 10,500 बनती है। आप 10 से 14,000 तक तो पहुंच गए, लेकिन आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। वो कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो 3,500 आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, किस बेस पर? उस महंगाई की शरह को इसमें इनकॉर्पोरेट करने के बेस पर। ये बात थी एक जनरल इन्फ्लेशन रेट से मुताल्लिक। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट तो 4,000 ही होना चाहिए। बेटे मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मेरी जान। नहीं, ये रियल टर्म, ये 35,500 मेरे बच्चे, मेरे काका, मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल की बात करी। देख लो जरा टर्म्स मैंने लिखी क्या है और इसको प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा है ओपनिंग कैपिटल आपका ब्रॉड फॉरवर्ड और क्लोजिंग कैपिटल आपके पास जो इस वक्त कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है, यानी कि उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ वो 10,000 में अकाउंटिंग प्रॉफिट 4,000 ऐड हुआ तो 14,000 बना। ठीक है, वो 14,000 से आप जब 10,000 14,000 की सेल से 10,000 लेस कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट 4,000 ये वाला कैलकुलेट हो गया। और वो 4,000 मैंने डायरेक्टली यहाँ पर उसकी ओनर्स इक्विटी में किया। मैं इस तरीके से नहीं समझा रहा जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है, गलत नहीं है। मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप फोकस यहाँ पर रखें और जो बातें जिस तरह मैं प्रिज्यूम आपको करवा रहा हूँ उसी तरह से आप इनको समझिए। हमने ये कॉन्सेप्ट, बोलो बेटे। सर ये हमने लेट किया है कि सेल्स, इन्फ्लेशन का फैक्ट सेल्स पे नहीं होगा, वो 14,000 ही रहेगी। हाँ जी, देखो बेटे, हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इसको बेस करके हम कह रहे हैं कि हमने चीजें सेल्स जो है उतने की, हमने अपनी प्राइस उतनी रखी, लेकिन मार्केट से जब हम खरीद रहे हैं तो मार्केट से हमें जो अफेक्ट पड़ता है हमेशा कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। वो प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है, वो हमारी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी पे बेस करती है। हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसी कह रहे हैं कि हमने 14,000 ही रखी है, आप ये जरा देख लीजिएगा। और दूसरे लफ्जों में एक और पॉइंट को जरा तवज्जो से सुनिएगा कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो नॉमिनल वैल्यूज पे कर रहे हैं, हम रियल वैल्यूज पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे।
जो हमारे उस बिजनेस में सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, वो इसी तरह से रियल टर्म्स, वो अपना नॉमिनल टर्म्स में ही हो रही है। जो हमारी उसकी सेल्स प्राइस है या जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, वो उसी तरह से अकाउंट फॉर हो रही है। और उन नॉमिनल टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में हमें बिजनेस ने प्रॉफिट 4000 ही दिया है। ये बात ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो रियल और फिजिकल है, ये हमारी कैलकुलेशन है, इकोनॉमी की कंडीशन को सामने रख के एक कैलकुलेशन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसी पे मेंटेन हो रही हैं। ये बात दोबारा बोल रहा हूं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं उनमें ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो मैंने अकाउंटिंग की है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अकाउंटिंग है, ठीक है। ये देखो, ये जो अकाउंटिंग आपके सामने मैंने की हुई है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अकाउंटिंग है। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, आपने उसको बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। हर सिनेरियो में आपकी एंट्रीज यही हैं, ठीक है। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमिक कंडीशन की एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, जस्ट इस फाइनेंशियल और फिजिकल कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फाइनेंशियल कैपिटल फॉर रियल टर्म्स, ओके। अभी मैं रियल टर्म्स की बात कर रहा था आपसे कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10,000 था। ये ओपनिंग कैपिटल 10,000, ये ध्यान में रखिएगा। ओपनिंग कैपिटल ये 10,000 है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से जो आया, और जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है वो इस नेट प्रॉफिट को उसमें ऐड करने के बाद वो फिगर बनती है 4,000। जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो उसमें ओपनिंग में आपने ऐड किया, ये ओपनिंग में आपने ऐड किया, तो आप क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे 14,000, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। तो हमारा 10 से 14 तक का जो सफर है वो बता रहा है कि हमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट हुए बिजनेस में, जो कि हमने उसमें रिफ्लेक्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स एज ड्राइंग्स और डिविडेंड। वो है 3,500। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि अगर हम 3,500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा कैपिटल इन्फ्लेशन की वर्किंग के मुताबिक 10,500 से कम हो जाएगा, मेंटेन्ड नहीं रहेगा। तो कैपिटल को मेंटेन रखने के लिए 5% इन्फ्लेशन एलिमेंट्स जो है वो उसके अंदर हमें शो करना होगा कि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो 5% से इंक्रीज कर जाएंगे इस साल की डेट के आखिर में। जब इस साल के आखिरी की डेट पर हम जब आएंगे तो 5% की इन्फ्लेशन उसमें हम इनकॉर्पोरेट करके कहेंगे कि इतना इफेक्ट 500 का जो है वो उसमें आप शामिल कर लें कि हमारा कैपिटल अब क्लोजिंग 10,500 से कम नहीं होना चाहिए। देयरफॉर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर जो है या ओनर्स जो है वो 3,500 ही की अमाउंट रह जाएगी, तब जाकर हम कैपिटल मेंटेन कर सकेंगे 10,500 पे। तो वो कह रहा है कि अगर आपने रियल टर्म्स में कैपिटल मेंटेन करना है तो आप इन्फ्लेशन का एलिमेंट उसमें शामिल कर दें। अब आप आ जाए स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जो कि 10% है, उस पे बेस्ड। सर जी बोलिएगा। सर ये जो फाइनेंशियल रियल टर्म में है इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 10,000 ही है जी 10,000 ही है। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रही है ये ही हो रही है, वो किसी तौर पर भी तब्दील नहीं हो रही। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट जो कर रहे हैं वो नॉमिनल अमाउंट्स पे ही कर रहे हैं, और नॉमिनल अमाउंट्स वही है 10,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। सेल्स की नॉमिनल अमाउंट 14,000 है, ठीक है। जो आपको कैश रिसीव हो रहा है सेल से वो 14,000 है। जो आप कैश पे कर रहे हैं फॉर परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री 10,000 है। जो कैश रिसीव कर रहे हैं कैपिटल के अगेंस्ट 10,000 है।
ठीक है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये एक नोशनल कैलकुलेशन है। ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको आप कहें कि नोशनल कैलकुलेशंस हैं। ये वाली नोशनल तो समझते हो ना, क्या मतलब है? सर डिक्शनरी कर लेंगे। कर लो डिक्शनरी। नोशनल का मतलब होता है आप फर्ज कर रहे हैं, मफरूजे पे कायम, नॉट रियल, ओके, नॉट एक्चुअल, नॉट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, दैट इज नोन एज नोशनल। ठीक है, ओके सर। आपकी डिक्शनरी क्या कहती है? सर मेरी डिक्शनरी स्लो है, सर्च कर रही है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है ये वाली अमाउंट, ये जस्ट हम फर्जी ले रहे हैं, हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो हम यहां पर पहले लेते हैं जनरल इन्फ्लेशन के तहत, अब हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मुतल्लिक इन्फ्लेशन। ओके, सर ये कह रही है एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी। जी बेटे, नोशनल थ्योरी में एग्जिस्ट कर रही है, इमेजिनरी, जी इमेजिनरी, नॉट इन इमेजिन, रियलिटी। इमेजिनरी, विजनरी, मतलब नॉट रियल, नॉट रियल, यस सर, नॉट इन रियलिटी। नॉट इन रियलिटी। ठीक है, तो नोशनल है, गैर हकीकी, विच इज नॉट फैक्चुअल, विच इज नॉट हैपनिंग इन सर तो फिर हम एक्चुअल। ये क्यों कह रहे हैं कि 3500 अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स? ये नोशनल है ना, हम तो नोशनल वर्किंग कर रहे हैं, ये सारी वर्किंग नोशनल है। महंगाई 5% हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी एक नोशनल वर्किंग में। हमारी बुक, महंगाई दिखाने के लिए कर रहे हैं हम ये। हम सिर्फ ये देखने के लिए कर रहे हैं कि अगर इतनी महंगाई हो तो क्या फिर भी हम अपने कैपिटल को मेंटेन कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं, लाइक भुट्टो। नहीं नहीं, भुट्टो जो है वो जिंदा है भाई। ठीक है, कल भी ओके। जिंदा था, आज भी जिंदा सर। हाँ, ये अब शाहिद नवाज जो है ना वो अब जो है वो सियासी हो रहा है। ओके। सर मैं अल्ताफ भाई बुलाता हूँ। हाँ सही है, सही है। अच्छा, वो ये कहता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट बिलोंगिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी की प्रोडक्ट है उससे मुतल्लिक महंगाई क्या है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि वो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट की जो महंगाई है वो 10% है, उसने 10% दे दिया। अब बात फिर वही है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10,000 है, क्लोजिंग कैपिटल हमारा 14,000 है। ठीक है, अब वो कहता है कि जब 10% इसमें आप ऐड करते हैं, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदी थी 10,000 की, वो अगर अब आप खरीदेंगे तो 10% महंगी मिलेगी, वो मिलेगी 11,000 की प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है वो सारी प्रोडक्ट की वर्किंग करके आप जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आते हैं तो आप कहते हैं कि 11,000 से कम नहीं होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो अवेलेबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो यहाँ पर था, वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में 3,000 रह जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 3,000 से ज्यादा ड्राइंग्स होती हैं तो कैपिटल मेंटेन नहीं रहेगा, भले वो फाइनेंशियली मेंटेन्ड है, फाइनेंशियली मेंटेन्ड है, लेकिन वो फिजिकली मेंटेन नहीं रहेगा। अगर 3,000 से ज्यादा, यानी कि 3,000 से 4,000 के दरमियान अगर ड्राइंग्स होती हैं तो वो फाइनेंशियली तो मेंटेन होगा लेकिन फिजिकली मेंटेन नहीं होगा। ये बेटे कॉन्सेप्ट इसका, फाइनेंशियल, रियल और फिजिकल। इसमें रियल टर्म्स में जो है वो आईएसबी फ्रेमवर्क डिस्कस नहीं करता, वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करता है। जी बच्चों, अगेन ज़हन में रखिए कि नोशनल कैलकुलेशन है, ये एक्चुअल नहीं है। आप नोशनल अमाउंट्स तक पहुंच रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि फिजिकल या मेंटेन्ड है या नहीं है।
इसकी एक और बड़ी सादा बात मैं करूं आप लोगों के साथ, जो आप लोगों को समझ आना चाहिए। मतलब प्रिडिक्शन का आइडिया कंपनी के। जी हाँ, प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप एक किस्म का कि जी ये बिजनेस जो है वो बेहतरी की तरफ है या नहीं। एक सादा बात जरा देखिएगा, आपके बिजनेस में सेल्स है 14,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,000 की, आप कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है 4,000, और आप कहते हैं कि जी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 0 है, नेट प्रॉफिट हमारे पास 4,000 का, ओपनिंग कैपिटल आप कहते हैं कि जी हमारे पास 10,000 है, और ड्राइंग्स आप कहते हैं कि जी 5,000 है, आपका 9,000 क्लोजिंग कैपिटल है। क्या कहेंगे, कैपिटल मेंटेन है या नहीं? कैपिटल नो सर। मेंटेन। अब एक और सिनेरियो देखो, मैं अब आपको उस तरफ लेकर आ रहा हूँ। अब ये सिनेरियो देखो, सेल्स है आपकी 14,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 15,000, मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है सर। 1,000 का यहीं पे लॉस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0, लॉस 1,000, ओपनिंग कैपिटल आपका जो है वो यहाँ पर हमने वो नेट प्रॉफिट नहीं ऐड किया था, यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट ऐड कर लूं। नेट प्रॉफिट 4,000, अब इसको जरा देख लें, आपका ओपनिंग कैपिटल 10,000, आपका नेट प्रॉफिट की बजाय लॉस, ड्राइंग्स कुछ भी नहीं हुई, कितना आ गया, कैपिटल मेंटेन है या नहीं? नो सर। कहना वो ये चाह रहा है कि अगर आप ड्राइंग्स नहीं भी करते, यहाँ पर तो हम ड्राइंग्स के साथ समझ रहे हैं ना, आप ड्राइंग्स नहीं भी करते, अगर आपका बिजनेस लॉसेस में चल रहा है तो इसका मतलब कैपिटल मेंटेन नहीं है, इसलिए बिजनेस को लॉसेस में नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात वो ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस शुड सेल, बिजनेस शुड अडॉप्ट कह लेते हैं, द सेलिंग प्राइस policy based on which there is sufficient amount of profit available for distribution to owners। ये बात कहना चाहता हूँ। Even then आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका कैपिटल ओपनिंग से कम ना आए, ठीक है, या अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो आप लॉसेस, क्योंकि आप जब लॉसेस में होंगे फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो सकेगी ना, प्रॉफिट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, ओके। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का होना जो है कैपिटल मेंटेनेंस है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का होना कैपिटल मेंटेनेंस है। अगर आप इन्फ्लेशन को खातिर में लाकर सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट्स में आएंगे, अगर प्रॉफिट्स में आए तो आपका कैपिटल मेंटेन है, क्या ना वो ये चाह रहा है। अगर ये बात समझ आ चुकी है तो हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, आपने कोई क्वेश्चंस यस सर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के देखें? यस सर, कुछ भेजे भी थे ग्रुप में, ग्रुप वसीम में ने भेजे थे। ओ यस, वो तो कल ही भेज दिए थे। लेट मी सी
Okay. आप लोगों ने खुद से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए बेटे कि नहीं? सर सॉल्व हम करते रहते हैं कैश फ्लोज के, लेकिन कभी भी पूरा सही नहीं होता, जो बेसिक नहीं सही पता है, बेसिक में मसला है। बेसिक मसला। ये क्या हमारे इजाज़त में भेजा है? तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पास पेपर है शायद। Prepare TL statement of cash flow for the year ended 30 June 20। चल इसी को ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लें आप। यस यही करना सर, लेकिन ये बेसिक वगैरह बताते हैं, वो जो इनडायरेक्ट मेथड का और ये वगैरह कुछ हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल मुझे लग रहा है। आपने सिर्फ परेशान नहीं होना। जी सर, घबराना नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं। ओके बेटे। सर ये 2020 को 10 का सवाल है। जी बेटे। लास्ट टाइम है, ये लास्ट 10 का सवाल है। जी बेटे बिल्कुल हमसे सॉल्व करने की ट्रस्ट के हो जाएगा। वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि टीएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 in accordance with the requirements of IFRS। कौन सा IAS इस पे अप्लाई होता है बेटे? IAS 7। ओके। आपको ये हमें प्रोवाइड कर रहा है 30 जून 2020 की बैलेंस शीट, जिसमें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, प्रीपेमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कैश बैंक है। इक्विटी में शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड एंड अदर पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, और साथ में आपको वो पिछले साल का भी अमाउंट दे रहा है। जो पहला फोकस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने में जाना चाहिए वो रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर आना चाहिए। ओके, पहली बात तो ये आपको मैं पॉइंट आउट करवा, रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो रिटेन्ड अर्निंग में मौजूद है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमने कैलकुलेट करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ जो डिस्कशन की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड एंड इनकम टैक्स पेड की चीज़ों को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पहले अकाउंट फॉर करना होता है फॉर प्रिपेयरिंग द कैश कलेक्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद हमें कहता है इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 million was acquired by issuing 2 million shares. As a result of revaluation carried out on 30th June 2020, property, plant and equipment was increased by 80 million, out of which 35 million was credited to profit and loss account. During the year, fully depreciated item of property, plant and equipment costing 36 million were sold for 8 million, out of which 3 million is still outstanding. Okay, depreciation of property, plant and equipment for the year amounted to 290, and an investment property was acquired for 180 million,
TL applies cost model for subsequent measurement of investment property, and financial charges for the year amounted to rupees 45 million. Trade and other payable include accrued financial charges of 12 million. Okay, 19 में 17 थे. Short-term investments 35 million are readily convertible to cash, और उसमें 20 थी. Investment income for the year is 6 million. Okay. क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस तरह काबू करना है, उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. एक तो ये कि हमें फॉर्मेट ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फिर आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट्स आती हैं. अच्छा, कुछ यूं है कि इसके अंदर हमें एक वर्किंग रिक्वायर्ड है. हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को अगर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से. जी बेटे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020. Okay. Obviously बिजनेस का नाम पहले आप जरूर लिखेंगे, TL की स्टेटमेंट कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं. हम सबसे पहले लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में हम जो वर्किंग स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर से स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको इस क्वेश्चन में एक अमाउंट नहीं नजर आ रही एग्जैक्टली, बल्कि हमें वर्किंग करना पड़ेगी. उस वर्किंग के लिए आपको ये अकाउंट बनाना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स का. आप लोगों ने अपनी अकाउंटिंग लॉजिक्स को जो है ना वो बराबर इस्तेमाल करते रहना. अकाउंटिंग लॉजिक क्या कहती है कि रिटेन्ड अर्निंग एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर नजर आएगा 260. फॉलो. और उसके बाद अब आपकी अकाउंटिंग लॉजिक ही आपसे कहती है कि जी इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आपको नजर आएगी. उससे पहले वो क्या बात करता है, इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 million वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 million शेयर्स. As a result of revaluation carried out on 30th June, property, plant and equipment was increased by 80 million, out of which 35 million was credited to profit and loss. Okay, ये 35 million जो क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट लॉस को, ये क्या बात है, इसको जरा कोई बच्चा समझाएगा मुझे. सही है, एक्सेस डेप्रिसिएशन हो सकती है. एक्सेस डेप्रिसिएशन है. लॉस भी तो हो सकता है ये. जी, कोई और बच्चा भी बोल रहा है, बोलो. हाँ सर, ये लॉस भी तो हो सकता है पिछले साल का. लॉस हो सकता है क्या मतलब? जो लॉस होता है वो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं ट्रांसफर किया जाता ना. बात यह है कि जब आपका कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी अपवर्ड रीवैल्यू हो रही है, तो आप कुछ और नहीं सोचेंगे. आप ये सोचेंगे कि जी आपने 35 मिलियन जो है वो प्रॉफिट को क्यों क्रेडिट किया है,
क्योंकि आपने कुछ एक्सेस डेप्रिसिएशन उसके अगेंस्ट इतनी बनती थी जो कि आपने सर एक्सेस डेप्रिसिएशन तब होगा ना वैल्यूएशन पहले हुई हो, पर ये वैल्यूएशन तो 30 को ही हुई है, लास्ट डेट पे हुई है, उस दिन तो ये फिर नहीं होगा पहले भी तो डेप्रिसिएशन। पहले भी तो कोई रिवैल्यूएशन आपकी हुई हो सकती थी ना। ठीक है, ये क्या हुआ, एक मिनट। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 35 million was credited to profit and loss account। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35 million क्रेडिट किया, इसमें से आउट ऑफ विच, तो इन अ वे आप अगर उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि जी आपका पहले से एक रिवैल्यूएशन लॉस था, उस रिवैल्यूएशन लॉस को मीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो उसको उस तरह भी देखते हैं हम। इसकी अकाउंटिंग एंट्री के जरिए से आगे लेकर चलते हैं बात को। अकाउंटिंग एंट्रीज हम इस साइड पे करते चले जाएंगे। इसी सीक्वेंस में अकाउंटिंग एंट्रीज ले लेते हैं। 1 अकाउंटिंग एंट्री आपको क्या कह रही है कि आपने इक्विपमेंट बाय किया, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट किया। मींस आपने इसके अगेंस्ट कैश आउटफ्लो कुछ भी नहीं किया। 240 मिलियन की वैल्यू का इक्विपमेंट है। अब 240 मिलियन की वैल्यू का इक्विपमेंट 2 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ शेयर प्रीमियम भी है। इसको जरा देख लीजिए कि एक शेयर हमारा जो 100 का यहां से आपको नजर आ रहा है, 100 ये अमाउंट का एक शेयर है। 2 मिलियन टाइम्स 100 इज इक्वल टू 200 मिलियन प्लस इसमें 40 जो है वो शेयर प्रीमियम का आप इसमें डाल लें। इसको आप फिर 2 मिलियन ही लिखें इस तरह से, 2 मिलियन, तो 200 मिलियन आपका जो है वो शेयर कैपिटल होगा और 40 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम होगा। ओके बेटा, ये डेबिट एंड क्रेडिट इसका नंबर 1 का आ गया। अच्छा, अब जैसे इसकी आप कह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30th जून 2020, ठीक कह रहे हैं, 30th जून 2020 को इसकी रीवैल्यूएशन हो रही है। ओके, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक ही अमाउंट है, तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसने हमें बाइफरकेट नहीं किया कि कितना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप डेबिट कर रहे हैं विद 80 मिलियन और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को क्रेडिट कर रहे हैं आप, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वो कह रहा है कि जी आप इसको कर रहे हैं, ये रिटेन प्रॉफिट को नहीं कर रहा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाज़ेह तौर पर उसने कहा है विच इज लाइक 35 मिलियन। ओके, तो ये आपके स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस आपकी प्रीवियस पीरियड की अगर कोई लॉसेस हैं टू दैट एक्सटेंट है। ओके, अगेंस्ट previous revaluation losses, ये चीज हमने पहले से सीखी हुई है कि अगर previous revaluation losses हो to that extent आपने पहले उसको स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में लेके जाना, उससे ऊपर आपने जो है उसको revaluation reserves में लेकर जाना।
ओके, क्रेडिट के तौर पर। अकाउंटिंग एंट्रीज को फर्दर हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिसिएटेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 million were sold for 8 million, out of which 3 million is still outstanding, fully depreciated। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री आप अगर देखें तो वो कुछ यूं बनती है कि आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही रिकॉग्नाइज करना होता है। फुली डेप्रिसिएटेड आपका जब बिका तो उसमें से कुछ वो कह रहा है कि कैश रिसीव हुआ और कुछ आपका अकाउंट रिसीवेबल है। वो सोल्ड फॉर 8 million, आउट ऑफ व्हिच 3 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, 5 और 3। और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल जो फुली डेप्रिसिएटेड था उसकी अमाउंट है 36 million। और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका क्रेडिट होगा, डी रिकॉग्नाइज होगा। और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? अशर बोलिएगा बेटा। सर ये सेकंड एंट्री दोबारा बता दें प्लीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली। सेकंड के थर्ड? सर सेकंड ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वाला। देखो बेटे, रीवैल्यूएशन जब भी अपवर्ड रीवैल्यू कोई एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होता है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है टू द एक्सटेंट अगर वो पहले से डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ था तो जितना वो डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ था उतने से आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करें और उसके बाद आप जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में लेकर जाएं उसकी अमाउंट को। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रीवैल्यू कब हो रहा है? लास्ट डेट को हो रहा है 30 जून 2020 को। अगर वो साल के शुरू में हुआ होता तब हम इसको एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात कर सकते थे। ठीक है, ये लास्ट डेट में 30 जून को रीवैल्यू हो रहा है और अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है। 35 million जो है वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रीवैल्यूएशन लॉसेस। तो इसलिए आप अकाउंटिंग एंट्री सर ये हमारा ईयर एंड ही है। जी ईयर एंड भी है ना। जैसे वैसे भी एक्सेस डेप्रिसिएशन तो रिटेन अर्निंग में नहीं जाती बेटे। अभी तो आपने उसको एक्सेस डेप्रिसिएशन हुई नहीं है, अभी तो आपने रीवैल्यू किया है। एक्सेस डेप्रिसिएशन तो जब उस पे एक Yes, साल sir. गुजरेगा तब डेप्रिसिएशन होगी ना उस पे एक्सेस। ये पॉइंट यहाँ से पिक होता है कि 30 जून को वो रीवैल्यू हो रहा है और 30 जून ही की आपकी बैलेंस शीट डेट है। ठीक है, यस सर। उमैर बोलिएगा। उमैर इजाज। जी सर, ये अपनी 36 को जो है ना क्रेडिट किया है इक्विपमेंट को सर, पीपीई को। अच्छा, ये अकाउंटिंग एंट्री नंबर 3 में बेटे यस सर। कह रहा है fully ड्यूरिंग fully depreciated item of property plant and equipment costing 36 million were sold for 8 million। ठीक है, आपने ड्यूरिंग द ईयर एक ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 36 की कॉस्ट का था उसको आपने सेल किया। तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से निकला 36 मिलियन पे और उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 36 मिलियन से डेबिट हुई। दोनों डी रिकॉग्नाइज करने हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट किया, उसको डी रिकॉग्नाइज करने के लिए डेबिट किया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेचर डेबिट किया, उसको डी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्रेडिट किया। तो उनको डी रिकॉग्नाइज करना है। और उसके बाद आपने कैश को डेबिट किया होगा, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट किया होगा 8 मिलियन से। ये आपके प्रॉफिट की अकाउंटिंग है। अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना कर रहे हों, इनके साथ साथ ही कॉस्ट जो है वो माइनस करते जाएं, तो सर तब तो माइनस ना करेंगे यहाँ से पी को। अच्छा, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं वो बात गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर नेट बुक वैल्यू पर इसको आप मेंटेन कर रहे हैं तो बात ये है कि असूलन IAS 16 को अगर मैं फॉलो करूं तो IAS 16 कहता है कि आप एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मेंटेन करें। ठीक है, और स्टैंडर्ड में जब वो बात कर रहा है कि आपने इन अकॉर्डेंस विद IFRS काम करना है सारा, तो हमें IAS 16 को फॉलो करते हुए देखना है कि IAS 16 क्या कह रहा था। तो IAS 16 के मुताबिक तो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है
हाँ हो सकता है आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर उसने जो है वो नेट बुक वैल्यू शो की हुई है, यहाँ पे कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं है। तो बेटे होता ये है कि वो नोट्स के अंदर उसने कॉस्ट में से कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को लेस किया होता है। अब हम करेंगे ये कि जब आपकी वर्किंग की बात आएगी उस वक्त इन दोनों को आप नेट करके देख रहे होंगे, एक ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बन रहा होगा, उसी के डेबिट एंड क्रेडिट पे उसको हम शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो बात जीरो हो जाएगी। फॉलो किया? यस सर, ठीक है। फॉलो किया कि नहीं बेटा? यस सर। ओके ओके। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹290। कहता है आपकी जो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन थी 290 की। अब अगेन बात वही है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ होगा। अब IFRS को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही को क्रेडिट करना है, और अमाउंट वो कह रहा है 290। ठीक बात। मैं अकाउंटिंग एंट्रीज इसलिए पहले एक मरतबा कर रहा हूँ। जी अशर बोलिएगा बेटा। सर अगर हम क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ना भी बनाए फिर भी तो हो सकता है। बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डायरेक्टली आप क्रेडिट करते चले जाएं, भले आगे जब मैंने इसकी अकाउंटिंग करनी है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही उसको मैंने डेबिट एंड क्रेडिट करने होना है, क्योंकि हमें उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि IFRS के मुताबिक आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिस्क्लोजर्स देना होते हैं। ठीक है, IAS 16 आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिस्क्लोजर्स की बात करता है, इसलिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको बेसिक अकाउंटिंग एंट्री गलत नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग में आप उसको अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आप डेबिट क्रेडिट कर देंगे, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग एंट्री गलत नहीं करना चाहिए। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर 180, TL applies cost model for subsequent measurement of its investment property। अब ये बात कर रहे हैं, कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी वो 180 की खरीदी। ठीक है, और TL applies cost model for subsequent measurement of investment property। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले आपके पास कितनी थी? 120 की। ओके, आपने 180 की फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कैश आउटफ्लो 180 का हो रहा है, प्लस क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल पे है तो बाकी का इसका जो है वो डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो आप इसकी ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे पास कर लें। नंबर 5 की जो अकाउंटिंग एंट्री बन रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ये कैश आउटफ्लो है 180 से, और साथ ही आप इसकी एक और अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इफेक्ट जाएगा। ठीक है, और ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे है ना, तो कितना 10 कैसे आया? 10 यूं आया कि आपके पास 120 का ओपनिंग बैलेंस है, 180 की आपने अभी बाय की है, टोटल 300 में से क्लोजिंग बैलेंस 290 नजर आ रहा है, तो 10 डेप्रिसिएशन हुई है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको। प्रॉपर्टी प्लांट 290, 120 प्लस 180, 300 माइनस 10 होगा तो 290 होगा ना। उसके बाद वो कहता है financial charges for the year amounted to 45 million, trade and other payable include accrued financial charges of 12 million and 17 million। अब यहाँ पर वो असल में आपसे एक अकाउंट बनवा रहा है,
फाइनेंशियल चार्जेस का साथ ही बना लेते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस का जो अकाउंट बनवा रहा है वो है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो पेएबल है, ओपनिंग पेएबल 17 मिलियन है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपको 45 मिलियन के दिख रहे हैं, जबकि जो ट्रेड एंड अदर पेएबल में शामिल है फाइनेंशियल चार्जेस क्लोजिंग पेएबल वो आपके 12 मिलियन के हैं। व्हाट डज इट शो कि आपका 62 मिलियन में से 50 मिलियन का कैश पे हो गया। अब इसकी अगर आप अकाउंटिंग एंट्री करना चाहें तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट नंबर 6 में फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 50 मिलियन। बात और उसके बाद आपके पास 7 में कहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश और इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जो है 6 मिलियन की आपको इनकम रिसीव हुई है। आपको एसेट में इन्वेस्टमेंट इनकम कहीं रिसीवेबल के तौर पर नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है अदर इनकम्स में इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी 6 मिलियन की कैश रिसीव के तौर पर लिखी जाएगी। आप इसको यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री के तौर पर भी ले लें ताकि मिस ना हो सके ये बात। कैश डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, उसने कहा था 6 मिलियन। और एक और वर्किंग मैं यहाँ पर करूँगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2019 एंड 2020 हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो कह रहा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस 24 and 6 और उसके बाद वो कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 35 आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, 35 और 20। 35 and 20 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कल इस पर मुताल्लिक मैंने थोड़ी सी बात की थी। क्या हमारे पास करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, कोई ट्रेड पेएबल है और शॉर्ट टर्म वो है। ओके, अब यहाँ पर ये काम करने के बाद एक और छोटा सा काम अभी कर लेना चाहिए। खैर ये 26 और ये 59। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी टी अकाउंट एक बना लेना चाहिए क्योंकि वहां से भी कैश निकलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट other than cash equivalent, other than cash equivalent आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जाता है? उसने दिया हुआ 60 और 48। 60 minus 35 is equal to 25 and 48 minus 20 is equal to 28। अब आप मुझे बताएं कि इसमें आपका क्या जहन आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। 60 and 48, 35 and 20।
60 and 48, 35 and 20। जी बेटे, क्या आपको लगता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है? आपकी 25 से 28 हो गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि आपने फर्दर 3 मिलियन की कैश में बाय की होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अकाउंट फॉर कर लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डेबिट and cash credit 3 million। ओके, अब हम इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट हमें नजर आ रही है इस वक्त यहाँ पर, वो नजर आ रही है 150 बैलेंसिंग अमाउंट। ओके, यस सर। है अशर का भाई कौन है? अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर नजर आ रही है। अब हमें एक वर्किंग और करनी है, हमें प्रॉफिट को रिवर्स वर्क करना है। यहाँ पर मैं रिवर्स वर्क करने के लिए बाकायदा तौर पर रिवर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हल्का सा बनाऊंगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जरा आप लोगों को, क्योंकि इनिशियल लेवल पे रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं हरकत कर रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये काम हम ना करते। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। मुस्ता बोलो बेटे, प्लस सर ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो 6 मिलियन की है सर, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा? नहीं बेटे, इसको आप सीधा सीधा अलग से इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, रियलाइज होगी कैश में, कैश अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। आप रिसीवेबल लेकर उसको अगर कहेंगे जी ये हमारा रिसीवेबल और फिर रिसीव हुआ, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट तो यही आएगा कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ना, उसने कहीं नहीं कहा कि एक्रू है, इसलिए आप उसको ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो गई है, ठीक है, अदर इनकम में आएगी। अशर बोलिए बेटे। सर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट वाला और अदर देन कैश इक्विवेलेंट वाले को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, वो बताएगा हमें? बताएगा, जैसे कुछ नहीं आप बताया। ओके सर। सर ये मजीद जो कैश 3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट में सर ये डेबिट साइड पे आ रही है, उसने और इन्वेस्टमेंट की है 3 मिलियन की? जी हाँ, इसने फर्दर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको करनी इन्वेस्टमेंट इनकम और एक और आपको लेना था प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ये है, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ये है, डेप्रिसिएशन पर चली गई, सर ये इन्वेस्टमेंट वाले जो आपने अकाउंट बनाए इसमें सर 48 ओपनिंग नहीं है? 48 ओपनिंग और 60 क्लोजिंग है। गलती हो गई थी। ओके, सो 48 ओपनिंग सर 48 माइनस 20, 28 ओपनिंग हो जाएगी। चेंज हो गया। 48 माइनस 35 आपके पास आएगा 13। तो सर ये 20 होगा ना ये इसका?
48 minus 20. थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। और 60 माइनस 35. 35 ऑल टुगेदर ये डिस्पोजल में चला गया। तो ये आपके पास आया 28 28. और ये आपके पास आया 5. 25। तो यहाँ पर आपको डिस्पोजल की बात करना, डिस्पोजल आपका जो है वो 3 हो गया। कैश प्रोसीड, ओके, कैश डेबिट एंड आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ऑल टुगेदर डिफरेंट। The investment sold, okay. उसने यहाँ पर ये बात की थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 35 एंड 25 2019 की, और यहाँ पर 2019 की 48। ठीक है, ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। वेल, अच्छा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की बात हो गई हमारी, इधर डेप्रिसिएशंस की बात हो गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो गई, फाइनेंशियल चार्जेस की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम्स की बात हो गई। ओके, that's income tax expense, and then comes your tax। ओके बेटा, अब बात को लेकर चलते हैं आगे। हमारे पास उसने इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताया हुआ है कि हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, कुछ भी नहीं बताया हुआ। आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, इनकम टैक्स के रेफरेंस में कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा आप यहाँ पे ये कहेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा अगर 150 है, जो कि हमने वहां से पिक किया, टैक्स 0, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 150। अब फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं हमारे पास? फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ पर हमने देखे थे 50 के, जो कि हमने नहीं, जो फाइनेंशियल चार्जेस हमारे एक्सपेंस में गए हैं वो वाले रहेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो सर फाइनेंशियल 50 है, वो 50 जो पे किया हमने, वो पे वो किया ना, लेकिन प्रॉफिट लॉस में तो हमारे 45 किए ना। प्रॉफिट लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस हमारे 45, ठीक है, ये लेस हुए। इन्वेस्टमेंट इनकम, अब इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में वो कह रहा है कि आपकी 6 है। इन्वेस्टमेंट इनकम की कोई ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूवल नहीं थी, वही इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी जो है वो प्रॉफिट लॉस में इनकम बनी, ये वाली। बोलो कासिम, कासिम। सर रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट निकला है सर, वो 170 नहीं आ रही बैलेंस शीट में? 170 आ रही है, 170 आ रही है, ठीक है, 170, थैंक यू। ये डबल चेक जरूर कर लिया करो बेटे, मैं इनफैक्ट कुछ चीजें, हाँ अच्छा है आप उसको जरा डबल चेक करते रहो प्लीज। ओके, यहाँ पर हमारे पास 170 प्रॉफिट की अमाउंट 170। ओके, रीवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट लॉस में लेकर गए वो 35 है। तो प्रॉफिट यस लॉस सर। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में 35, फिगर साथ साथ बेटे देखते चले जाएगा। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो हमें हुआ वो हमने यहाँ से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 36 का प्रॉफिट लॉस में लेकर गए, 36 का सर 8 था, 36 था, 8 था, 8 था, ठीक है, 8 था सर। थैंक यू। ये 8 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमने यहाँ पर लेकर गए। ओके,
इसीलिए अकाउंटिंग एंट्रीज पहले कर ली जाती हैं ताकि बाद में फिर प्रेशर में हमें चीजें बाज़ गलत ना हो। ओके, अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस से मुतल्लिक इसको भी अकाउंट फॉर किया जा चुका है, इसको भी अकाउंट फॉर किया जा चुका है। डिप्रीसिएशन वाली बात मैं बाद में आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल चार्जेस जिस जगह पे आते हैं वहाँ पे अकाउंट फॉर हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम अकाउंट फॉर हो गई है। ओके, ये 300 डेप्रिसिएशन, क्या 290 प्लस वो डेप्रिसिएशन। अभी मैं डिप्रिसिएशन की तरफ आता हूँ बेटा। अच्छा, और हमारे पास फाइनेंशियल चार्जेस 45 हो गए और ये चीज हो गई, अभी तक की वर्किंग में सब कुछ हो गया। अच्छा, अब जो आपने काम करना है वो ये करना है कि मुझे बताएं हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा कि जिसमें हमने ये सारी वर्किंग की होगी तो हमारे पास 170 आएगा। उसका आप क्या करेंगे, 170 से रिवर्स जब चलेंगे, 170 से जब रिवर्स चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी वो आप मुझे बताइए। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर 170 प्लस 45 माइनस 6 माइनस 35 माइनस 8, प्लीज 166। डबल चेक कीजिएगा प्लीज बेटे साहब। इसका डबल चेक ये है कि 166 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 6 माइनस 45 170 आता है। यस सर। ओके गुड, इफ इट इज सो ठीक है सर, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पर आप लिख देंगे 166 मिलियन रुपीस इन मिलियन। ओके, 166 मिलियन। इसमें अब आप क्या कहेंगे कि जी ऐड कर दो डेप्रीसिएशन। बोलिएगा अशर। सर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेते हम? देखो बेटे, वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था अगर वो लेंगे तो फिर ये सारी वर्किंग आपको वहां पे शो करना पड़ेगी। मैंने ये सारी वर्किंग यहाँ नीचे शो कर दी, ये मैंने वर्किंग ही बनाई है ना बेटे, ये मैंने वर्किंग क्यों बनाई है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो पेपर में ऐसे ही रहना है? ऐसे कर लें, कुछ भी हर्ज नहीं है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। उसने सिर्फ ये वर्किंग देखनी है कि आपकी, देखो जरा इसकी देखो कंपैटिबल किसके है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कंपैटिबल बनाना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के। असल में कॉन्सेप्ट ये है, आपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर तक पहुंचे। अब होता क्या है, नॉर्मली एग्जामिनेशन में यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा जाता है और ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर वर्क बैक की हैं, -8 -35 -6 प्लस 45, वो इन सारी चीजों को यहाँ पर करता है प्लस माइनस, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, स्टूडेंट उसको रट्टा लगाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट को एक लॉजिकल फ्लो बताता हूँ कि भाई आपने जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई, मैंने इसीलिए सेल से बात शुरू की है, जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई होगी 30 जून 2020 के साल की, तो आपने सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आप गए होंगे। अब सेल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो नॉन कैश आइटम्स हैं या जिनको सेपरेटली ट्रीट करना है उनको आप वर्क बैक करते चले जाएं तो आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तक जाएंगे। अब वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर को आपने, मैं लफ्ज यूज करता हूं, तो निचोड़ना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की हद तक, कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंच रहे हैं, इस हद तक आपने निचोड़ना है। अब उसको निचोड़ने के लिए नॉन कैश, इसके अंदर जो आइटम्स हैं, इसके अंदर जो नॉन कैश इंपैक्ट है वो निकालना है आपने। अब लॉजिक लीजिएगा, नॉन कैश इंपैक्ट आपका इसके अंदर क्या है। अब वो नॉन कैश इंपैक्ट आपने जब प्लस या माइनस करना है तो आपका ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जैक्टली वही फिगर होगी जो कि अगर डायरेक्ट मेथड के तहत करते तो होती। अब आप देखिएगा, अब आपके पास जितनी भी ये अकाउंटिंग हुई हुई है इस सब में आप ये देखें कि कौन से आपकी अमाउंट्स हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऊपर यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर इन अवे सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉन कैश होती है। उसमें एक तो आपको सीधी सीधी डेप्रिसिएशन नजर आ रही है,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देखिए कहाँ पर आपने लिखा है डेप्रिसिएशन 290, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप ऐड बैक करेंगे सबसे पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 का आप उसमें ऐड बैक 300 का, सॉरी यार 290 और 10 300। ये कैसे आया अशर, बोला बेटे। सर 290 में सारी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की है बेटे, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है। दोबारा देखिए, इधर देख लें जरा, देखें ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से है आपकी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग से है, इन दोनों की डेप्रिसिएशन हमें लेना है, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। उसके बाद अब देखिए कोई और आपकी नॉन कैश आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड इधर नजर आ रही है? आप इस एसओपीएल को ट्रीट कर चुके, इस एसओपीएल को ट्रीट कर चुके, डेप्रिसिएशन को ट्रीट कर चुके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, फाइनेंशियल चार्जेस को ट्रीट कर चुके, इन्वेस्टमेंट इनकम को ट्रीट कर चुके, ये सेल की है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। इधर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल चार्जेस ट्रीट कर चुके। ओके, अब आपके पास पीछे क्या चीज रह जाती है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, changes in working capital items। गेन दोबारा हुआ है सर, जी बेटा, गेन गेन बेटे मैंने यहाँ पे ले लिया था ना, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ये लिया हुआ, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, वो इसकी रिवर्स वर्किंग में ले लिया हुआ है मैंने गेन। अच्छा ओके, अब ये देखिएगा जरा, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ये नहीं पढ़ा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तक? इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अफेक्ट करता है, ट्रेड रिसीवेबल सेल्स को अफेक्ट करता है, प्री पेमेंट्स जो हैं उसमें कहा हुआ है कि आपके कुछ अदर रिसीवेबल्स प्री पेमेंट्स, उसमें कोई बात की हुई है आपको? यहाँ पर कोई बात की थी तो प्री पेमेंट्स रिसीवेबल्स के बारे में? अगर नहीं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं सीधे सीधे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चार्जेस नहीं की हुई, तो फिर प्री पेमेंट्स आपके प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सीधे सीधे, ठीक है, जो कि आपके उधर इम्पैक्ट करेंगे। और फिर यहाँ से आपके ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में आपके परचेजेस से मुतल्लिक पेएबल्स होते हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि फाइनेंशियल चार्जेस जो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में थे उनको आप माइनस कर लेंगे, पहले उसको आप ज़रा वर्कआउट कर लें ताकि वो गलती हमसे ना हो जाए। देखें जी, हमें कहता है ट्रेड एंड अदर पेएबल जो 2020, अब जरा एहतियात से 2020 वाली फिगर 2020 के नीचे, 2019 वाले 2019 के नीचे लिखेगा, ये गलती हो जाया करती है। 144 और 120, 144 एंड 120। अब इसके अंदर हमारे फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल जो ट्रीट हो चुके हुए हैं उनको लेस करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल, क्योंकि इसके अलावा जो होंगे वो ट्रेड पेएबल रह जाएंगे। फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल ओपनिंग 17 क्लोजिंग 12, ओपनिंग 17 क्लोजिंग 12, ठीक है, ये आप इसमें से लेस करेंगे 103 और 132, ये आपके पेएबल्स का आ गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है बेटे, आपने यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट लेना है। आपकी देखिए इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, से इंक्रीज कर रही है सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 25 से इंक्रीज कर रही है, माइनस करेंगे, ठीक है। इसका मजीद कॉन्सेप्ट आपको बाद में डिस्कस कर लूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स
आपका 51 कर रहा है increase in trade receivable how much 51 सर 51 माइनस करेंगे, फिर प्री पेमेंट्स आपकी डिक्रीज कर रही हैं। प्री पेमेंट्स का ताल्लुक भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ होता है ना। कितनी अमाउंट से 6 से यस add की। और ट्रेड पेबल्स आपके जो हैं वो देखें क्या हो रहे हैं, 29 से इंक्रीज 29 इंक्रीज हो रहे हैं कितने से 29 29 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल अब आप जब ये वर्किंग करते हैं आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्या अमाउंट आती है बेटे 166 plus 300 minus 25 minus 51 plus 6 plus 29 what comes 45 40 425 or 25 425 ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब आपने बनानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 1200 और 1690 1200 और क्लोजिंग बैलेंस 1619। अब यहाँ तक कैसे बात पहुंची, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सब कुछ इसी के अंदर ऑल इन वन बन रहा है। तो आप ये करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो रही है रीवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से 80 से रीवैल्यूएशन 80, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका बाय हो रहा है 240 से शेयर कैपिटल की वजह से शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम मैं इकट्ठे ही लिख रहा हूँ 240। ओके, उसके बाद आपका depreciation expense for the year अकोमोडेट को तो आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट में जा रहा है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो है ये प्रॉफिट प्लांट में 290 से क्रेडिट होएगी। सो डिस्पोजल माइनस नहीं करेंगे बेटे जान उसका देखें ना, चूंकि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ अकोमोडेटेड का अकाउंट नहीं बना रहे, तो आपको अगर 36 उसकी क्रेडिट पर लिखना है तो 36 डेबिट पर भी लिखना है। वो फुली डेप्रिसिएटेड था, इसलिए आप इसको ओके सर। इफेक्ट नहीं देंगे। तो और डिस्पोजल भी कर सकते हैं या नहीं? आपको फालतू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बेटे। इसके अंदर कैश जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे उस वक्त आप 5 का कैश जो है वो ले रहे होंगे डेबिट में, जो आपने एसेट डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है। ओके, अब आप देख लें आपका एसेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कीजिए बेटा, क्या आता है? सर डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है 389 डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। ये आपने बाय किया होगा न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने बाय किया 389 से। तो अब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएं। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो की बातें सिर्फ लिखेंगे, परचेज
ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 389 बोला था बेटा, यस सर। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर 5। डिस्पोजल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 कैश आ रहा है आपके पास। एक गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ कहाँ हुई है, अभी बताता हूँ आपको मैं। 5 देखो बेटे गड़बड़ ये हुई है, ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो आपके 3 हैं, आपने जब इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल निकाला है ना, वो आपने अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये अकाउंट रिसीवेबल भी बनाए जरा आप। गड़बड़ हो गई, अभी सेट कर देते हैं। आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 342 और 291 के है ना, 342 एंड 291, उसमें आपका डिस्पोजल के अगेंस्ट एक ट्रेड रिसीवेबल है। डिस्पोजल अकाउंट्स रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस में शामिल है, उसको लेस करें तो आपके पास 291 और इधर आ जाएगा 337। ये मेरी बात समझ में आती है बेटे? तो अब आपकी इंक्रीज जो है वो कितने से हो रही है? इसमें से 5 लेस करेंगे 46 से इंक्रीज हो रही है। ये समझ आइए नहीं किसी को? सर वो तो अदर रिसीवेबल थे ना बेटे बैलेंस शीट में तो नजर आएंगे ना अदर रिसीवेबल। बैलेंस शीट में आपके पास एक ही ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहे हैं, या आप अदर रिसीवेबल में से निकाल दें, या इसमें से निकाल अदर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से ना निकालें, अदर से आपके पास अदर रिसीवेबल्स भी हैं, अदर रिसीवेबल से निकाल दें 20 और 14 में से। आप इसको ना अफेक्ट दें, आप ये इसको 51 ही रहने दें, चलें इसको 51 रहने दें, ठीक है। इसको आप जो अदर रिसीवेबल्स थे, आपने अदर रिसीवेबल्स का कहाँ किया था? यहीं पर किया था, प्री पेमेंट में किया सर। था। अदर रिसीवेबल तो कोई भी नहीं है सर, ये किया था ना आपने, एंड अदर रिसीवेबल, इसको आप एडजस्ट कर लें, इसकी वर्किंग बना लें, यहाँ पर आ जाए, ये आप अदर रिसीवेबल्स की वर्किंग बना लें। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या हुआ है। आपके 2020 के अदर रिसीवेबल्स और 2019 के अदर रिसीवेबल्स आपके पास यूं हैं कि 14 और 20 हैं, कह रहा 14 और 20 हैं। ये प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, इसमें से 5 जो हैं वो रिसीवेबल अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिस्पोजल के हैं, ठीक है। डिस्पोजल जो आपने की थी वो उसके पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग आपके पास 20 थे, क्लोजिंग आपके पास कितने हो गए? 9। तो आपकी डिक्रीज कितनी हो रही है? 11 से हो रही है। यहाँ पर अब आप 11 की डिक्रीज लेंगे जो कि ऐड होती है। फॉलो किया? जिसकी वजह से आपके 430 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। डबल चेक कर लो बेटे, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लेना। ये जब मैं यहाँ पर देख रहा था 3 नॉट 5 यार, आई एम रियली सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। 3 का रिसीवेबल 11 और ये 9। 28 जी बेटा। ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो थे ना ये 3 के, ये यहाँ पर जब मेरी नजर पड़ी तो मुझे याद आ गया। ओके, अब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का
ओके, और अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो देखेंगे कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये कैश आउटफ्लो 180 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180। टोटल कैश आउटफ्लो क्या आता है आप दोबारा से देख लें। आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो हैं वो रह गई। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वो आपको यहाँ पर हमने एक बनाया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है आपकी डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो सेल प्रोसीड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की 3 से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल। ओके बेटे, अब इसका जरा टोटल करो। 389 प्लस 180 माइनस 5 and 3, 561 561 561 कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, वो जो 6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इनकम है सर, उसको क्या करेंगे? उसको अब आप इधर शो कर देंगे ना, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो हमसे मिस हो गई है, अभी शो करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम 6 मिलियन आप शो करेंगे, ये है जी। तो आपकी हो जाएगी 567। ओके, अच्छा, इफ यू डू अलाउ मी, बिकॉज मैं आई एम ओवर रनिंग फ्रॉम माय टाइम, मुझे इनफैक्ट आपकी क्लास ऑफ करना होगी क्योंकि आई हैव अ मीटिंग, इनफैक्ट आई हैव टू रन फॉर दैट। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हद तक। हम नेक्स्ट जो लेक्चर में इसी क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर। आप इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे आप इधर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।